तो हम एंट्रोपी का ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। एंट्रोपी के हिस्से में ही जहां तक हमने पढ़ा था थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ऊष्माधारिता आंकड़ों से परम एंट्रोपी का निर्धारण। अभी मैं आपको ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है वो बाद में बताऊंगा इसके बाद, क्योंकि उसमें कुछ समीकरण इस्तेमाल किया है जो डायरेक्टली बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हमारा टॉपिक है ऊष्मागतिक आंकड़ों से परम एंट्रोपी का निर्धारण। हम लोगों ने कुछ समीकरण तैयार किए थे, अगर आपको याद हो। स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर, स्थिर आयतन पर। तो स्थिर ताप पर जो एंट्रोपी परिवर्तन था, अगर आपको याद हो, तो वो था डेल एस इक्वल्स टू सीपी नेचुरल लॉग T2 बटा T1। पी वाला टर्म खत्म हो गया था, अगर ध्यान हो, है ना। तो इसी का हम अवकल रूप लेंगे, अवकलन रूप लेंगे। अभी हम मान लो कि हमने समाकलन नहीं किया है, तो जो इसका अवकल रूप आएगा वो क्या है। अवकलित रूप जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, डी एस इक्वल्स टू सीपी डी टी अपॉन टी। सीपी डी टी अपॉन टी, ठीक है। अब अगर इस dt को हम कहा भेज दें, इस तरफ भेज दें, तो आपको क्या मिलेगा, डेल एस अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सीपी अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और वही घुमा फिरा के सेम चीज लेके आया है कि यही लेके आ सकते हैं अपन। तो ये हमारा समीकरण एक ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब समीकरण एक का समाकलन करते हैं। एक का समाकलन, तो समाकलन करने पे मिलेगा डी एस इक्वल्स टू सीपी, बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन T1 से या T0 से T1 तक। T0 से क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो 0 केल्विन पर ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है एंट्रोपी का मान 0 होता है। तो वहां से ही शुरू करेंगे हम। किसी भी तापमान, लो आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे एंट्रोपी जानना है, और हमने थ्योरी में पढ़ा है कि भाई हम एंट्रोपी डायरेक्ट तो नहीं जान सकते, हम अंतर जान सकते हैं। तो अंतर कैसे निकालेंगे कि भाई टी ताप पर एंट्रोपी का मान कितना है, -0 पे कितना है। तो 0 को 0 मान लेंगे तो टी ताप की एंट्रोपी हमको मिल जाएगी। यही सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए प्रारंभिक ताप को क्या माना है हमने, टेम्परेचर इक्वल्स टू 0, और टेम्परेचर इक्वल्स टू यहाँ T1, कुछ भी मान सकते हैं आप इसको यहां। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे dt अपॉन टी का, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा, चूंकि लोअर जो है वैल्यू वो क्या है, 0 है। तो T2 अपॉन T1 जब हम करेंगे, तो T1 की वैल्यू तो हमने क्या मान ली है, 0। तो अलग करने पे वो 1 आ जाती है। मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। डेल एस इक्वल्स टू आपको मिलेगा सीपी नेचुरल लॉग T1 अपॉन टी, इसको मैं टी मानता हूं। टी की वैल्यू कितनी है, 0 है। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग T1 अपॉन टी को लिख सकते हैं नेचुरल लॉग T1 माइनस नेचुरल लॉग टी। टी का मान क्या है, 0 है, तो नेचुरल लॉग 0, ठीक है ना। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, समाप्त हो जाएगा। और इधर जब हम आएंगे तो हमको सिर्फ क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग ये मिलेगा। तो इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता हमको नहीं है, नीचे वाले वैल्यू को, वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए नेचुरल लॉग केवल टी लिखेंगे हम, जिस ताप पर हमको चाहिए।
अब चूंकि नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को सामान्य लॉग में बदल सकते हैं, तो डेल एस इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 CP log t। इसको ध्यान देंगे ताकि हम अब ग्राफ के ऊपर चल सकते हैं। यानी कि हम अगर किसी ठोस की ऊष्माधारिता को जानते हैं, सीपी को जानते हैं, तो केवल ताप के आधार पर हम उसके एंट्रोपी की गणना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हमने कहा कि भाई चलो ऐसा करते हैं कि अच्छा, यहां अभी भी इंटीग्रेशन लगाया हुआ है। इंटीग्रेशन इसलिए लगाया हुआ है कि आप कहां तक जाएंगे ये निर्धारित नहीं, तो आप निर्धारित करते रहें। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं सीपी और नेचुरल लॉग टी के बीच, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें चाहिए। एक ग्राफ मिलता है सिग्मॉइड ग्राफ, सॉरी ये, ठीक है। अब यहां पे ये जानने की जरूरत, ये खास बात समझना है कि जब आप कोई प्रयोग करते हैं, सपोज कीजिए आप 25 डिग्री सेल्सियस तक के ताप के लिए ये निकालना चाहते हैं, तो 25 डिग्री का मतलब हो गया 298 केल्विन तक का ताप। आप कम से कम, भाई जब आप नीचे कम करना शुरू करेंगे, प्रयोगशाला में आप प्रयोग कर रहे हैं ना, तो प्रयोगशाला में आपको ताप कम करते जाना है और ऊष्माधारिता के मान पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो लिखते जाना है। तो आपने भाई 5 डिग्री कम कर दिया, 290 पे जाना, ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। और कम किया और कम किया और कम किया, अब आप 0 डिग्री पे आ गए। आप जानते हैं हमारे फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है वो डीप फ्रीजर में -15 डिग्री तक जा सकता है। और बहुत अच्छे लैबोरेटरी में अगर हम जाएं तो हम तापमान को और भी कम कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा है। हम किसी भी प्रयोगशाला में तापमान को एक निश्चित मान से कम नहीं कर सकते। वो निश्चित मान हम मान लेते हैं कि 15 केल्विन है। मान लो कि 15 केल्विन तक आप वास्तव में प्रयोग कर सकते हैं। 15 केल्विन के बाद और कम तापमान करना हमारे लिए प्रयोगशाला में संभव नहीं है। तो मतलब 15 केल्विन के नीचे का प्रयोग हम नहीं कर सकते। क्लियर? तो हमने क्या किया, ग्राफ का बहिर्वेशन कर दिया। इसी को बोला जाता है ग्राफ का बहिर्वेशन। बहिर्वेशन का मतलब अंदाजे से ये मान लेना कि भाई ऐसा आया है तो अब ऐसे ही जाएगा। ठीक बात है, इसको कहते हैं बहिर्वेशन करना। तो ओवरऑल अगर हम इस समीकरण का अर्थ समझें तो यह समीकरण कहता है कि आपको एंट्रोपी निकालना है इस पूरे क्षेत्रफल का। यह है एंट्रोपी। तो इसको उसने किस पॉइंट से डाला हुआ है, ए बी सी, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ए है, ये 15 केल्विन बी है, और ये क्या है हमारा, सी है। तो एक्चुअल में डेल एस बराबर है 2.303 ब्रैकेट ए बी सी का क्षेत्रफल, जो कि कहां से कहां तक है हमारा, टी बराबर 0 से टी बराबर टी तक है। पर हम ये भी जानते हैं कि इस क्षेत्रफल को निकालने में हमारी एक प्रैक्टिकल समस्या है। प्रैक्टिकल समस्या क्या है कि भाई प्रयोग तो हमने सिर्फ कहां तक किया है, 15 केल्विन से 298 तक ही किया है। 15 के नीचे का प्रयोग हमने नहीं किया है, ये हमने अनुमान से निकाला है। तो इसलिए हम इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। इस क्षेत्रफल को दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ठीक है, कैसे बांटेंगे? तो इसने कहा कि भाई अगर आपको एस टी निकालना है, अच्छा ये ध्यान रखेंगे कि डी एस क्या था, ये एस बराबर एस 0 से एस टी तापमान पे था,
और जैसा कि मैंने कहा एस टी माइनस एस जीरो बराबर क्या होता है, जीरो। तो ये केवल एस टी के लिए है, ठीक है। डेल एस लिख सकते हैं आप, एस टी भी लिख सकते हैं। तो एस टी का हिस्सा दो भागों में बढ़ जाएगा। इस समीकरण को हम दो भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा, सीपी नेचुरल लॉग टी, ठीक है, एक पहला हिस्सा हुआ सीपी डीटी अपॉन टी, समाकलन कहां से कहां तक, 0 से 15 तक, जो अनुमान वाला है, 0 to 15 केल्विन, और प्लस इंटीग्रेशन सीपी डीटी अपॉन टी 15 केल्विन से टी तापमान तक, जहां तक आपको चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको दो हिस्सों में बांट लिया। दो हिस्सों में बांट लिया, इसका मतलब अब कैसे निकालें। यहां तक तो ठीक है, हम समझ गए कि भाई हमारा जो हल निकलेगा वो दो हिस्सों का योग होगा। एक जहां वास्तविक प्रयोग किए गए 15 केल्विन या 10 केल्विन तक, और दूसरा जो अनुमान से हमने आगे बढ़ाया, इन दोनों को जोड़। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, डी बाई का एक त्रिघात नियम है। डी बाई का त्रिघात नियम है सीपी बराबर अल्फा टी क्यूब। डी बाई का त्रिघात नियम क्यों चाहिए भाई, देखो ये प्रायोगिक मान है, तो प्रायोगिक मान के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोगिक मान तो प्रयोग करते जाएंगे, निकलते जाएगा, लेकिन जो अनुमानित मान है वो सही निकले, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डी बाई का त्रिघात नियम, सीपी बराबर अल्फा टी क्यूब। तो सीपी की वैल्यू अगर हम रख दें अल्फा टी क्यूब, तो समाकलन क्या निकलेगा यहां पे ना, पहले वाले में, तो ये आ जाएगा आपका 0 to 15 केल्विन अल्फा नेचुरल लॉग टी क्यूब इंटू, या अल्फा टी क्यूब भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, सीपी के लिए अल्फा टी क्यूब इंटू डी टी अपॉन टी। और जो भी मैथ्स वाले होंगे वो जानते होंगे कि इसका समाकलन जो है हमारा क्या निकलेगा। समाकलन का हल हमारे पास निकलता है n-1 डी टी अपॉन n, ठीक है। तो इसको हल किया गया है, और इस हल के बेस पे हमारे पास जो मान निकलता है वो निकलेगा आपका, जो दिया है यहां, इसको हल करेंगे तो पहले तो मैं इसी को हल कर रहा हूं, ये टी से एक क्यूब कट जाएगा आपका, तो यहां बच जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 15 अल्फा टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब अल्फा टी स्क्वायर इंटू, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या है आपका, तो जब आप इसको निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए एक्स की घात n इंटू डी एक्स का समाकलन करने का शायद सूत्र जो आपको दिया गया है वो है आपका एक्स की घात n+1 बटा n+1, ठीक है। तो x की जगह पे क्या है, यहाँ t है, तो ये है हमारा टी स्क्वायर गुणा डी टी। तो ये आ जाएगा t की घात n यानी 2-1 बटा 2-1, तो ये आ जाएगा टी क्यूब बटा 3। तो अल्फा पहले से है, तो इसका हल हो जाएगा हमारे पास अल्फा टी क्यूब बटा 3। इस मान को उठा के कहां रखेंगे हम, इसकी जगह पे रखेंगे, अनुमानित वाले में। तो हमारा हल निकलेगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, हमारा हल उसके बाद आ जाएगा डिवाई के त्रिघात नियम के बेस पे, एस टी इक्वल्स टू अल्फा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन 15 टू टी सीपी नेचुरल लॉग डी टी अपॉन, या सीपी डी टी अपॉन टी, सॉरी, ठीक है।
ये निकल आया हमारा। अब जब हमने ये मान को रखा, प्रायोगिक मान को रखा, तो हमने ये माना कि निष्कर्ष ये निकलता है कि 15 केल्विन ताप पर परम एंट्रोपी का मान 15 केल्विन पर सीपी के मान का 1/3 होता है। सीपी देखो अल्फा टी क्यूब है, और जो एंट्रोपी निकल रही है ये क्या है, एंट्रोपी एस 0 से 15 प्लस एंट्रोपी 15 से टी, यहां तक की एंट्रोपी का मान क्या निकला, बटा 3। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सीपी बटा 3, सीधा सीधा, प्लस इंटीग्रेशन सीपी इंटू डी टी अपॉन टी 15 से टी ताप तक। तो ये मान फिक्स हो गया। अब आप इस मान को निकाल सकते हैं, और जब आपको किसी ठोस के लिए ऊष्माधारिता पता हो तो आप प्रयोग करके आसानी से इस मान को निकाल सकते हैं। एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए एक उदाहरण में दिया हुआ है, अनार्द्र सोडियम सल्फेट विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस के निम्न सीपी का मान टी 14 केल्विन से टी 298 केल्विन तक ज्ञात करके एक ग्राफ खींचा गया। ग्राफ टी 14 से टी 298.15 के बीच का क्षेत्रफल 15.488 मापा गया। इसका मान दे दिया गया है, ये कितना मान दे दिया गया है, 14.488, 14 या 15 से आगे तक का मान दे दिया है। अब आगे दिया हुआ है आपका नीचे का क्षेत्रफल डी भाई त्रिघात नियम से जब हमने प्राप्त किया तो हमको कितना मिला, ये 0.026 प्राप्त हुआ, 0.026, सॉरी ये 15 दशमलव है, और इसका मान मिला हमको 0.026। अब देखो जो फार्मूला है वो क्या है आपका, फॉर्मूला दो चीजों का योग है। एक्चुअल फॉर्मूला जो आप एसटी के लिए यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे 2.303 ब्रैकेट ए से बी का क्षेत्रफल धन बी से सी का क्षेत्रफल। तो ए से बी का ये दिया हुआ है, बी से सी का ये दिया हुआ है, मान रख दीजिए 0.026 प्लस 15.488, और इसका गुणा करेंगे जोड़ के किससे, 2.303 से, तो हल आ जाता है आपका करीब करीब ये आता है 35.73। तो ये आपका तरीका हुआ जिससे हम एंट्रोपी का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जल्दी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हम आते हैं कुछ अगली चीजों पे। कुछ तो सामान्य है, जैसे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को आप आगे बढ़ाएंगे तो 0 से उसके गलनांक तक, फिर गलनांक से हिमांक तक, ये सारी चीजें आप पढ़ें। मैं आपको बताने वाला हूं हेल्महोल्ट्ज फलन और गिब्स फलन। ये आपके डायरेक्टली समीकरण डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी तक इस अध्याय में केवल 3 ऊष्मागतिकी राशियों का अध्ययन किया आपने, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी। अब आवश्यक है कि 2 और राशियों का इस्तेमाल किया जाए जिनकी सहायता से हम स्वतः प्रवर्तिता के बारे में जानकारी अर्जित कर सकें। ये 2 राशियां हैं, हेल्महोल्ट्ज फलन या कार्य फलन और मुक्त ऊर्जा फलन या गिब्स फलन। तो 2 फलन और हैं, पहला है आपका हेल्महोल्ट्ज फलन, या इसी को हम कहते हैं कार्य फलन। इसको ए से दर्शाते हैं, ये U प्लस टीएस, U माइनस टीएस, सॉरी, ठीक है, U माइनस टीएस।
और दूसरा है आपका गिब्स या गिब्बस फलन, या इसी को मुक्त ऊर्जा फलन भी कहते हैं। ठीक, तो ये है हमारा G इक्वल्स टू, यहां H माइनस टी एस हो जाएगा। ठीक है, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं। 5 मिनट, 2 मिनट का ब्रेक। स्क्रीन से आंख हटाइए, बाहर की ओर किसी हरी चीज को जो 20 फीट से ज्यादा दूरी पर हो उसको देखिए। ठीक है, हम इसके बाद इसको फिर कंटिन्यू करेंगे अगले कुछ समय के लिए। ठीक है, तो हाँ, अच्छा, इस दौरान जो मैंने बताया है आपको, आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं कि सर ये नहीं कि क्या बता रहे हैं, आपको क्या क्लियर नहीं हुआ, क्या है, कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं आप। अभी तो मैंने बताया उसके बारे में। 2 से 3 मिनट समय है आपके पास, फिर शुरू करेंगे। आप लोग आंख हटा सकते हैं स्क्रीन से। क्वेश्चन पूछने के लिए स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं, किसी बाहर की हरी चीज को आप 20 सेकंड के लिए देख के आइए। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, शुरू करेंगे अब अगले हिस्से पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला हिस्सा, अब हम आते हैं हेल्महोल्ट्ज या कार्य फलन पे। पहले हम इसको पढ़ेंगे। क्या है पहले जानेंगे इसको। तो हमारे पास सूत्र तो दे दिया, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस के बारे में। यू आंतरिक ऊर्जा है, ये आपको पता है। अब इसका जो हम क्या बोलते हैं, इसके परिवर्तन की गणना करेंगे तो बड़ा सरल है। प्रारंभिक अवस्था में इसको ले लेते हैं, A1 बराबर U1 माइनस टी S1, स्थिर ताप पर ले रहे हैं तो आप इसको क्या ले सकते हैं, T1। हम यहां ध्यान रखेंगे कि हम यहां नोट कर देंगे कि भाई स्थिर ताप पर। और अंतिम अवस्था जो होगी उसके लिए इसको लिख लेते हैं A2 इक्वल्स टू U2 माइनस TS2। समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए। समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, 2 माइनस 1। तो यह हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर U2 माइनस U1 माइनस ब्रैकेट में कर दो TS2 माइनस TS1। तो आप देखेंगे कि आ जाएगा डेल यू डेल ए इक्वल्स टू डेल यू माइनस टी डेल एस। सीधा कर दे रहा हूं मैं यहां तक। तो एक तो हमारा ये समीकरण सिंपल सा निकल आया। इसके बाद बारी आती है कि हम इसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं।
ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम को एक साथ इस्तेमाल किया गया। तो यहां हम थोड़ा सा चेंजेस देखेंगे। प्रथम नियम से डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है ना। अब डी यू इज इक्वल टू क्या है, डी यू, तो सॉरी डी क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू लिख सकते हैं टी डी एस। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि डी एस इक्वल्स टू हम लिखते हैं डी क्यू अपॉन टी, तो टी को इधर कर दो तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा टी डी एस। अब इसको आप देखें तो हम यहां पर ये मान रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। अब इसका क्या करते हैं, हम समाकलन कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा टी डेल एस इज इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू को हो जाएगा डब्ल्यू मैक्स, मैक्स यानी अधिकतम। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है सर मैक्स क्यों, अधिकतम क्यों, क्योंकि यहां जो Q का मान है वो रिवर्सिबल है और हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य अधिकतम कार्य होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अधिकतम कार्य के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पक्षांतरण कर दूं, इसको इधर ले लूं और इसको इधर ले लूं, तो आप पाएंगे माइनस डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू डेल यू माइनस टी डी एस। देखो डेल यू माइनस टी डी एस तो इक्वेशन 3 में भी है, तो इसका मतलब हुआ अतः डेल ए बराबर मैं माइनस डब्ल्यू मैक्स मान सकता हूं, बिल्कुल सही। तो डेल ए की परिभाषा निकल आई हमारे, क्या निकली भाई डेल ए की परिभाषा, कि स्थिर ताप पर किसी प्रक्रम में फलन ए में होने वाली जो कमी है, ए के मान में जो कमी है, वो निकाय द्वारा किए गए अधिकतम कार्य के बराबर होती है। क्लियर है ये। अब इसके बाद बारी आती है गिब्स फलन की, जीवन। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रिकॉर्डिंग आपको इवनिंग तक मिल जाएगी, ठीक है। तो अब गिब्स फलन की बात करें तो गिब्स फलन को भी आप क्या कर सकते हैं, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था लेके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, डेल एच माइनस टी डेल एस तक हम आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। दो तरीके हैं, आप G1 H1 T1 S1 ऐसा करके आ सकते हैं, एक और तरीका है आ सकते हैं। फिर वही बारी आती है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। डेल एच को हम लिख सकते हैं डेल यू प्लस पी डेल वी, लिखा जा सकता है डेल यू प्लस पी डेल वी। और अभी अभी हमने यहां से क्या निकाला हुआ है, देखो जरा, तो इसको पहले यहां रखो, तो डेल जी इक्वल्स टू हो जाएगा डेल यू प्लस पी डेल वी माइनस टी डेल एस। चूंकि हम अब पढ़ चुके हैं, आप चाहो तो रिपीट निकाल लेना उसी को, चूंकि डेल यू माइनस टी डेल एस बराबर होता है डब्ल्यू मैक्स, सॉरी माइनस डब्ल्यू मैक्स, तो ये और ये दोनों की जगह हम माइनस डब्ल्यू मैक्स यूज कर सकते हैं। तो डेल जी इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल वी।
ठीक है, ये आ गया आपका। आप चाहो तो चिन्ह बदल सकते हो, वो भी तरीका ठीक है। यहां तक तो स्थिर ताप व दाब पर प्रसार कार्य को छोड़कर, प्रसार कार्य को छोड़कर, क्योंकि कार्य के दो मान हैं, प्रसार कार्य और अप्रसार कार्य। प्रसार कार्य अनुपयोगी कार्य है, हमारे काम का नहीं है। अप्रसार कार्य उपयोगी कार्य है। तो यहां कुल कार्य में से अगर हम अनुपयोगी कार्य या प्रसार कार्य को निकाल दें तो वो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या गिब्स फलन के में होने वाली कमी के बराबर हो जाता है। यही आपका समीकरण। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, अल्टरनेट मेथड से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कार्यफलन पर तापमान व आयतन का प्रभाव। अब यहां से कुछ अच्छी चीजें शुरू हैं और कुछ आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जो न सिर्फ आपको बीएससी सेकेंड ईयर में काम आएंगे, बल्कि अगर आप नेट का एग्जाम देते हैं एमएससी के बाद, वहां भी काम आएगी। तो कार्यफलन पर ताप व आयतन का प्रभाव। तो प्रभाव नंबर पहले हम देखते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, और वहीं तक आएंगे जहां तक हमको आना है। तो प्रथम नियम से हमारे पास है डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। चूंकि पढ़ा है हमने डी क्यू इक्वल्स टू हो जाता है टी डी एस, तो ये मान रख देंगे तो आ गया टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, यहां तक तो मेरा ख्याल है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम ए के मान में इनकी वैल्यू को रखते हैं, समीकरण, अच्छा कार्यफलन का समीकरण क्या है? कार्यफलन के समीकरण से आपके पास है ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, यही है ना, u माइनस टी एस। u माइनस टी एस का हम अवकलन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा डी ए इक्वल्स टू डी यू माइनस, पहले t को कांस्टेंट रखेंगे, s में परिवर्तन, फिर s को कांस्टेंट रखेंगे, t में परिवर्तन। ठीक, ऐसा करते हैं हम। तो अब हमारे पास ये आ गया, और टीडीएस की वैल्यू देखो, तो आप चाहो तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो इसमें। अच्छा, अब यहां समीकरण से डी यू माइनस डी यू प्लस पी डी, देखो इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस पी डी वी, डी डब्ल्यू की जगह, तो टीडीएस की जगह वो मान रखिए तो माइनस हो जाएगा सब। तो डी ए इक्वल्स टू आ गया आपका डी यू माइनस डी यू प्लस का फिर माइनस हो जाएगा पी डी वी माइनस एस डी टी, डी यू कट गया, आपके पास बचा डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी। ये बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। इतना आ गया तो समझो मैदान जीत लिया। अब हम इसको दो रूपों में लिखेंगे, एक स्थिर आयतन पर और एक स्थिर ताप पर। ताप और आयतन का प्रभाव देखना है। तो जब स्थिर आयतन पर लिखेंगे तो डी भी 0 हो जाएगा और ये पद खत्म हो जाएगा। तो आपको केवल डी ए बराबर मिलेगा माइनस एस डी
टी, आप डी टी को इधर भेजिए तो आपको मिलेगा डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी बराबर माइनस एस। वी लिख रहा हूं जो ये बताएगा कि आयतन स्थिर है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब उसी समीकरण, आप समीकरण चाहो तो इसको 1 नंबर दे सकते हो। समीकरण 1 में अब हम स्थिर ताप पर देखेंगे। स्थिर ताप मतलब dt इक्वल्स टू 0 पर समीकरण 1 से dt 0 यानी ये वाला पद खत्म, तो आपका dA इक्वल्स टू बचेगा माइनस एस डी, सॉरी माइनस पी डी वी। अब आप इसको भेजिए तो आ जाएगा डेल ए माई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी बराबर माइनस पी एट कांस्टेंट टी। ये एक समीकरण आपको मिला। अच्छा, अब इसके बाद समतापी परिवर्तन में भी आप कार्य को निकाल सकते हैं। तो यहां से ले लेंगे हम डी ए इक्वल्स टू माइनस पी डी वी, या P की जगह आप क्या लिख सकते हैं, माइनस आर टी गुणा डी वी अपॉन वी। समाकलन कीजिए डी ए इक्वल्स टू माइनस आर टी इंटीग्रेशन V1 से V2 के लिए डी वी अपॉन वी में, तो आपको मिल जाएगा डेल ए बराबर माइनस आर टी नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि P, या हम ऐसा लिख सकते हैं V2 अपॉन V1 बराबर क्या होता है, P1 अपॉन P2 होता है। तो आप ये मान यहां रख दीजिए, तो डेल A इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस आर टी नेचुरल लॉग P1 अपॉन P2। पर मैंने आपको बताया था कि हम चीजों को 2/1 के टर्म्स में लिखते हैं, तो इसको पलट देंगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा। डेल ए बराबर हो जाएगा आर टी नेचुरल लॉग P2 अपॉन P1। आप और भी लंबा चौड़ा इसमें घसीटना चाहे तो जितना खींच सकते हैं। अब कार्यफलन पे तो हो गया, अब आते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा पर ताप का और आयतन का, ताप और दाब का प्रभाव। तो कार्यफलन की जगह अब यहां क्या करेंगे हम, मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा पर ताप व आयतन नहीं, यहां क्या होता है, दाब का प्रभाव। हम सबको पता है कि फिर वही बात आएगी यहां पे, G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है। G इज इक्वल टू होता है आपका, H की जगह हम U प्लस पी भी लिख सकते हैं माइनस टी एस, ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, U प्लस पी वी माइनस टी एस। अब इसका आप क्या करें, समाकलन करें या अवकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी जी इक्वल्स टू डी यू प्लस एक बार होगा पी डी भी, एक बार हो जाएगा वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब आपको यह भी पता है कि टी डी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी यू प्लस पी डी वी। चूंकि टी डी एस बराबर होता है डी यू प्लस पी डी वी,
ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना, तो बार बार प्रूव नहीं करेंगे। हाँ, एग्जाम में आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं मालूम ना कि पहले पन्ने पे क्या लिखा हो। तो dg इक्वल्स टू du की जगह तो du ही रहेगा, pdv की जगह भी यही रहेगा, प्लस vdp भी रहेगा। लेकिन टीडीएस माइनस में है तो ये पूरा माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस डी माइनस पीडीवी माइनस एस डी टी। तो डी यू माइनस माइनस पीडीवी माइनस प्लस कैंसिल, तो डीजी इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा वीडीपी माइनस एस डी टी। ये बेहद इंपॉर्टेंट समीकरण, इसको एक मान लेते हैं। अब आ जाइए स्थिर दाब पर। स्थिर दाब यानी dp इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 पर क्या होगा, ये पूरा खत्म, ये बचेगा, तो dg इक्वल्स टू आपको मिलेगा माइनस एस डी टी। डी टी को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल टी। कब, स्थिर दाब पर, P इक्वल्स टू माइनस एस। ऐसा ही यहां करेंगे हम। स्थिर ताप पर क्या होगा, स्थिर ताप पर हो जाएगा dg इज इक्वल टू pdv, सॉरी वी डी पी बचेगा। तो अब आप देखिए कि ये हो जाएगा डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू वी कांस्टेंट टी। आप चाहे तो यहां भी वही चीज अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से समीकरण को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी समीकरण को ले लेते हैं हम। सम आयतनी प्रक्रम के लिए आप देखिए आपके पास है dg इक्वल्स टू vdp। अब हम सबको पता है कि pv बराबर RT होता है, तो v बराबर हो जाएगा RT अपॉन p। मान रखते हैं dg इक्वल्स टू आ जाएगा RT इंटू डी अपॉन p। समाकलन करेंगे dg इक्वल्स टू RT समाकलन dp अपॉन p, P1 से P2 के लिए। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आएगी, डेल जी इक्वल्स टू आ जाएगा RT नेचुरल लॉग P2 अपॉन P1। या अगर आप v के लिए करना चाहें तो ये पलट जाएगा, डेल जी इक्वल्स टू आ जाएगा RT नेचुरल लॉग V1 अपॉन V2, और यहां अगर पलट दें तो माइनस RT नेचुरल लॉग V2 अपॉन V1। तो इस तरीके से आप ढेर सारे समीकरणों की गणना कर सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं तक देखेंगे, कल हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण पढ़ेंगे और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम छोटा सा है, खत्म हो जाएगा। या हो सकता है मैं शाम को ले लूं क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज आ रही? ठीक है।